फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली इस वीडियोस में हम जो आर एस शर्मा प्राचीन भारत है उसके चैप्टर नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और एक एक चीज़ को हमने लाइन बाय लाइन समझा था, है ना फ्रेंड्स। जो चैप्टर 5 तक हमने पढ़ा था वो भी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम आगे पढ़ेंगे। जब अगर आपका ऑप्शनल यानी जो इतिहास है, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपके लिए जो सीरीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और साथ में उन छात्रों के लिए, एक्सपीरियंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको इतिहास जो है वो अच्छे से समझ में आने लगेगा और उसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको वो जो नोट्स है वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर 6 है उसमें बताया गया है, चैप्टर 6 में भाषाई पृष्ठभूमि के बारे में। भाषाई पृष्ठभूमि, भाषाई पृष्ठभूमि, राइट। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम भाषाई पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तुमको बताया कि जो भारत है जो भारत के हमने उत्तरी क्षेत्र में पढ़ा था उस और दक्षिणी क्षेत्र में जो पढ़ा था, दक्षिणी क्षेत्र में कौन से द्रविड़ भाषा समूह के लोग रहते थे और उत्तर में कौन से लोग रहते थे, जो इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन बोलने वाले भाषा के लोग रहते थे। ये हमने पहले वाली वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसमें हम बहुत ही विस्तार से भाषाई पृष्ठभूमि के बारे में आगे पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें प्रमुख भाषा समूह। प्रमुख भाषा समूह। भारत कई भाषाओं का देश है ना। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी लिपियां हैं। भारत के भाषिक सर्वेक्षण के संपादक और संकलन ग्रियर्सन के अनुसार लगभग 180 भाषा और लगभग 550 बोलियां भारतीयों द्वारा बोली जाती है। मतलब जो ग्रियर्सन थे उन्होंने भारत में भाषाओं से रिलेटेड एक सर्वेक्षण किया था जिसे कहते हैं भाषिक सर्वेक्षण। क्या कहते हैं जिसे कहते हैं भाषिक सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? भाषिक सर्वेक्षण। इस भाषिक सर्वेक्षण ने या इस भाषिक सर्वेक्षण में जो गियर्सन है उन्होंने बताया कि भारत में 180 से ज़्यादा तो भाषाएं और 550 से ज़्यादा जो बोलियां हैं, क्या बोलियां जो है वो 550 से ज़्यादा बोली जाती है। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? बोली मतलब जो लोकल बोलीज होती है ना, जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, ये बोलियां हैं। और भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये भाषा है ना। तो 550 से ज़्यादा तो बोलियां और 180 से ज़्यादा जो है वो भाषाएं जो भारत में जो है वो बोली जाती है। इन भाषाओं का महत्वपूर्ण समूह है। अब ये जो भाषा है ना, 180 भाषाएं, वो भी 4 समूह में बांटी गई है। कितने समूह में बांटी गई है? 4 समूह में। यानी जो भाषाएं हैं उनको कुछ समूहों में बांटा गया है। जैसे पहला समूह कौन सा हो गया? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? तिब्बत बर्मन। इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तिब्बत बर्मन भाषा समूह। तीसरा कौन सा हो गया? द्रविड़ भाषा समूह। कौन सा? द्रविड़ भाषा समूह। चौथा कौन सा हो गया? इंडो आर्यन भाषा समूह। इंडो आर्यन भाषा समूह चौथा वाला भाषा समूह हो गया। तो ये जो 4 समूह हैं, इन 4 समूहों में बांटा गया है जितनी भी 180 भाषाएं हैं उनको। मतलब इन 180 भाषाओं में से हर एक भाषा किसी न किसी समूह से संबंधित है, राइट। अब ये समूह कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
भारत में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा सबसे प्राचीन है, यानी ये जो भाषा है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा, ये भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा समूह जो है वो है, और आम तौर पर मुंडा बोली या भाषा के रूप में जाना जाता है। मतलब भारत में जो मुंडा बोली बोली जाती है, जैसे झारखंड में जो मुंडा भाषा बोली जाती है ना, तो वो जो भाषा समूह है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है, और ये भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा परिवार में से है। इस भाषा को बोलने वाले लोग पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट के करीब मेडागास्कर तक फैले हुए हैं। मतलब ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का जो समूह है, इस समूह की जो भाषा है वो बोलने वाले लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जो अफ्रीका का तट है यहाँ, और ये अपना भारत, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी ऑस्ट्रेलिया के में भी बोलने वाले इस भाषा समूह के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, अफ्रीका के जो पूर्वी तट है वहाँ पर भी निवास करते हैं, और भारत में तो निवास करते ही हैं। मतलब इतने क्षेत्र में ये लोग जो है वो फैले हुए हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस भाषा को बोलने वाले बड़ी संख्या में, दक्षिणी पूर्वी एशिया मतलब ये भारत, और भारत में ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है इंडोनेशिया है ना, मलेशिया, और ये थोड़ा ये जकार्ता, ये जो चीज़ें हैं यहाँ के जो देश हैं, उन देशों में ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के समूह वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस क्षेत्र में रहते हैं, भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग जो है ज़्यादातर इस भाषा समूह का उपयोग करते हैं, या बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस देशों में रहते हैं। मानव विज्ञानी मानते हैं कि ऑस्ट्रिक लोग ईसा पूर्व 40,000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया आए। मतलब ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाले ऑस्ट्रिक लोग हैं वो आज से लगभग 40,000 ईसा पूर्व में जो है वो कहाँ आए, ऑस्ट्रेलिया में आए। ऑस्ट्रेलिया मतलब यहाँ पर आए। कहाँ से आए ये आए अपने यूरोप के देशों से। कहाँ से आए, यूरोप के देशों से ये कहाँ आए, ऑस्ट्रेलिया आए। इसीलिए यह प्रबल संभावना बनती है कि वे 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप तट होते हुए दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। अभी बताया ना मैंने, कुल मिलाकर क्या है, ये है भारत, ये है ऑस्ट्रेलिया भारत के इधर, ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया, राइट, और ये है अपना अफ्रीका। एक छोटा सा रफ मानचित्र बनाया है, और ये है यूरोप, राइट। अब ये कह रहे हैं कि जो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के जो लोग हैं वो पहले यूरोप में थे, यूरोप से वो होते हुए अफ्रीका के तट पे होते हुए भारत से होते हुए दक्षिणी पूर्वी एशिया से होते हुए कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे। मतलब ये जब यूरोप से निकलते हुए ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे तो ये किन किन देशों से गुजरे, भारत से गुजरे, दक्षिणी पूर्वी एशिया से गुजरे, है ना, अफ्रीका से गुजरे। तो यहाँ पर भी वो क्या रह गए, बस गए। ऑस्ट्रेलिया में तो पहुँचे ही पहुँचे वो, साथ में इन जो देश हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, अफ्रीका, इन देशों में भी वो क्या हो गए, बस गए। उस समय तक भाषा का आविष्कार हो चुका था। मानव आनुवंशिकी से पता चलता है कि 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका के लोग दक्षिणी भारत आए थे, और वहाँ से वे अंडमान निकोबार द्वीपों के माध्यम से इंडोनेशिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया गए थे। मैंने बताया ना अभी, ये कैसे आए थे, अफ्रीका से होते हुए, अफ्रीका से बसे, अफ्रीका में बसे, फिर अफ्रीका से भारत आए, भारत से फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया आए, फिर वो लास्ट में ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। इस प्रकार जो ये भाषा समूह के लोग हैं वो लगभग इन देशों में क्या हो गए, फैल गए, राइट। अब आगे जो हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो 4 भाषा समूह के लोग हैं, अभी अपन इस यूनिट में यही पढ़ेंगे कि भाषाई पृष्ठभूमि में, कि ये जो 4 भाषा समूह है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत बर्मन, द्रविड़ भाषा समूह और इंडो आर्यन भाषा समूह, इन्हीं भाषा समूहों को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हमने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है वो सबसे प्राचीन है, और कैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लोग हैं वो कैसे यूरोप से भारत की भूमि पर आए, और भारत से वो आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचे, राइट। और कैसे 180 जो भाषा परिवार के जो हमारे भारत में जो भाषा हैं वो बोलने वाले जो लोग हैं वो उनको कैसे इन भाषा समूह में आगे बांटा गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो भाषा समूह है वो है ऑस्ट्रो एशियाई। क्या है, ऑस्ट्रो, जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा ना, ऑस्ट्रो एशियाई, जिसे ऑस्ट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक,
ऑस्ट्रो एशियाई, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक भी कहते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को दो उप परिवारों में विभाजित किया गया है, मतलब इसको भी दो उप परिवारों में विभाजित किया गया है। कैसे? भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली ऑस्ट्रिक एशियाटिक और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बोले जाने वाले ऑस्ट्रोनेशियन भाषा, मतलब इसको भी अब दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो हो गया ऑस्ट्रिक को भी, ऑस्ट्रिक एशियाटिक, एक हो गया ऑस्ट्रिक एशियाटिक और एक हो गया ऑस्ट्रोनेशियन भाषा, राइट। अब ये जो ऑस्ट्रोनेशियन भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये जो लोग हैं वो निवास करते हैं। कौन से लोग? ये जो ऑस्ट्रोनेशियस भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के जो समूह है लोग हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करते हैं, राइट। तो ये कहाँ रहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाले समूह के लोग भारतीय उपमहाद्वीप संबंधित है, और जो ऑस्ट्रोनेशियस भाषा समूह वाले वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है, जो कि दो पार्ट है किसके? ऑस्ट्रिक के। ऑस्ट्रिक एशियाई उप परिवार में दो शाखाएं। अब ये जो ऑस्ट्रिक एशियाई जो भाषा है उसके भी दो जो है वो शाखाएं। कौन कौन सी? मुंडा, एक है मुंडा और एक है मोन खमेर, एक है मोन खमेर। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भारतीय उपमहाद्वीप में बोलने जाने वाले भाषा समूह के लोग हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है मुंडा और एक है मोन खमेर। मोन खमेर खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तुमने सुना होगा मेघालय में बोले जाने वाली भाषा, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो जनजातियाँ रहती है वो जो भाषा बोलती है वो कौन सी है? खासी। तो खासी, तो ये जो मोन खमेर है वो खासी भाषा का जो है वो क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उत्तर पूर्व भारत में मेघालय में खासी और जयंतिया पहाड़ियों द्वारा और निकोबार द्वीपों में बोली जाती है। अभी बताया मैंने, जो खासी भाषा है कहाँ पर? उत्तर पूर्व में जो देश है मेघालय, जो उत्तर पूर्व में जो राज्य है मेघालय, वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है गारो, खासी, जयंतिया, और निकोबार के उत्तरी क्षेत्रों में भी बोले जाने वाली भाषा जो है वो खासी भाषा है, जो मोन खमेर जो भाग है ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा समूह का उससे संबंधित है। हालांकि मुंडा भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अब जो मुंडा भाषा परिवार के जो लोग हैं वो भारत में मैक्सिमम पार्ट में बोली जाती है, जैसे झारखंड में बोली जाती है ना, झारखंड में, बिहार में हो गई, पश्चिम बंगाल में हो गई, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गई। यहाँ पर जो है मुंडा भाषा समूह के लोग जो है वो बोले जाने वाली भाषा के समूह के लोग जो है वो रहते हैं। उपमहाद्वीप में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे बड़ी कबीलाई समूह संथाल इस भाषा को बोलते हैं। अब जो मुंडा भाषा किनके द्वारा बोली जाती है? संथाल भाषा समूह, यानी संथाल जो कबीलाई लोग हैं, संथाल जो कबीलाई समूह है उनके द्वारा जो है मुंडा भाषा जो है वो बोली जाती है। और मुंडा भाषा बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं। यहाँ पर जो है वो लोग निवास करते हैं और मुंडा भाषा जो है वो उपयोग करते हैं। और मोन खमेर की जो भाषा खासी भाषा है वो कौन यूज़ करते हैं? मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, निकोबार के जो लोग हैं कुछ, वो इस भाषा का उपयोग करते हैं, राइट। मुंडा, संताल और होज इत्यादि के भाषा रूप को मुंडारी भाषा भी कहा जाता है। अब ये जो मुंडा, संताल और होज भाषा समूह को उसको क्या कहा जाता है? मुंडारी भाषा। क्या कह दिया इन्होंने? मुंडारी भाषा। जैसे इन्होंने कहा था ना खासी भाषा, जैसे उन्होंने क्या कह दिया? मुंडारी भाषा। जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में प्रचलित है। हिमालय में मुंडा सबसे व्यापक रूप से है, यानी हिमालय में जो मुंडा है वो सबसे व्यापक रूप में है, यानी हिमालय की जो तलहटी में जो मुंडा भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ही व्यापक यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो ये कौन सा भाषा परिवार का समूह हो गया अपना? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार समूह का हमने इसमें अध्ययन किया। अब सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है? तिब्बती बर्मन। कौन सा पार्ट है?
सेकंड जो पार्ट है वो है तिब्बती बर्मन। अब देखो नाम से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ रहते हैं, तिब्बती बर्मन, राइट, तिब्बती बर्मन। भाषा का दूसरा समूह तिब्बती बर्मन चीन तिब्बती परिवार की एक शाखा है, यानी ये जो शाखा है वो किसकी शाखा है, चीन और तिब्बती, चीन और तिब्बती जो परिवार है, चीन और तिब्बती जो परिवार है उन भाषा समूह का एक पार्ट है तिब्बती बर्मन। यदि हम चीन और अन्य देशों के बारे में सोचते हैं तो इस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और यहाँ तक कि इंडो आर्यन भाषा परिवार से अधिक है। मतलब ये जो तिब्बती बर्मन या चीनी तिब्बती भाषा जो परिवार के समूह है वो लोग कहाँ रहते हैं, चीन और तिब्बत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, चीन और तिब्बत। और ये जो भाषा परिवार बोलने वाले जो समूह हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक और इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले समूह से भी ज़्यादा इनकी संख्या है चीन और तिब्बत में, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं, यानी ये जो भाषा समूह है ना, इसमें कितने भाषाएं, 300 से भी ज़्यादा भाषाएं। अभी बताया मैंने भारत में कितनी, जितनी भी भाषाएं हैं, यानी पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को इन 4 समूहों में बांटा गया है। तो ये जो समूह है तिब्बती बर्मन समूह, इसमें 300 से ज़्यादा भाषाएं जो है वो सम्मिलित की जाती है, जो भारत के आसपास में या भारत से बाहर भी लोगों द्वारा बोली जाती है, राइट। और मैक्सिमम कहाँ बोली जाती है, चीन और तिब्बत में। और चीन और तिब्बत में तो तिब्बती बर्मन भाषा बोलने वाले जो लोगों की संख्या है वो इंडो आर्यन बोलने वाले लोगों की संख्या और ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या से भी ज़्यादा है ना। अब इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं जो चीन तिब्बत म्यांमार में बोली जाती है। बर्मन का मतलब क्या होता है, म्यांमार। तुमने पढ़ा होगा जब बर्मा का जो म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। किसका, म्यांमार का। तो ये जो भाषाएं वो कहाँ बोली जाती है, चीन में बोली जाती है, तिब्बत में बोली जाती है ना, म्यांमार में बोली जाती है ना, यानी भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तिब्बती बर्मन भाषा हिमालय के उत्तरी पूर्वी असम में से लेकर उत्तरी पूर्वी पंजाब तक फैली हुई है। मतलब अब जो ये तिब्बती बर्मन भाषा परिवार के जो समूह के लोग हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, भारत के जो ऊपरी इलाका है ये वाला, भारत का जो ये वाला इलाका है यहाँ पर जो है वो तिब्बती बर्मन भाषा जो है वो बोलने वाले लोग कुछ कुछ मात्रा में रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर पार्ट जो है वो उत्तरी पूर्वी भाग है, जो हिमालय वाला भाग है ना, ये वाला भाग। क्योंकि नीचे तो हम मुंडा आ जाएंगे, है ना, मुंडा भाषा समूह के लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये लोग तिब्बती बर्मन भाषा परिवार के जो लोग हैं वो रहते हैं। वैसे तो इनको एक पृथक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के संदर्भ में जो ये भाषा समूह के लोग हैं वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने का तात्पर्य है लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, जिसके कारण इन समूह का जो है स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। लेकिन हम एक मोटे तौर पर अगर संदर्भ में समझे तो ये जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार के जो समूह हैं वो चीन, तिब्बत और म्यांमार के जो आसपास वाले इलाके हैं वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रयोग की जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग तिब्बती बर्मन भाषा के विभिन्न रूपों में बात करते हैं। अभी बताया मैंने, विभिन्न कबीले इस भाषा की 116 बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। बोलियाँ चीज़ अलग है और भाषा चीज़ अलग है। मतलब अब जो ये तिब्बती बर्मन भाषा समूह के लोग जो भारत में रहते हैं वो 116 तरह की बोलियों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी बोलियाँ बोलते हैं। अब ये जो है समय के संदर्भ में बदलती रहती है बोलियाँ जो है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में जहाँ ये बोली जाती है उनमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर राज्य शामिल है। अब जो ये तिब्बती बर्मन भाषा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, वही उत्तरी पूर्वी वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, ये यहाँ पर जो है वो तिब्बती बर्मन भाषा समूह के लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी तिब्बती बर्मन भाषा प्रचलित है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है अपना, यहाँ पर जो दार्जिलिंग जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ जहाँ चाय की खेती की जाती है, राइट, वहाँ पर भी जो ये भाषा समूह के लोग, जो तिब्बती बर्मन भाषा समूह के लोग हैं वो निवास करते हैं, राइट।
यद्यपि ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मन दोनों भाषाएं द्रविडियन तथा इंडो आर्यन से बहुत पुरानी है, लेकिन लेखनी के अभाव के कारण द्रविडियन तथा इंडो आर्यन की तरह इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं विकसित किया गया। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रिक जो अपन ने जस्ट थे इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा था, और जो तिब्बती बर्मन जो अभी पढ़ रहे हैं, ये दोनों भाषाएं जो हैं, जो आगे हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे द्रविडियन और इंडो आर्यन भाषा, उससे बहुत पुरानी है। मतलब जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है और जो तिब्बती बर्मन भाषा है वो सबसे पुराने भाषा समूह के लोग हैं। लेकिन फिर भी अपने को इनके बारे में स्रोत क्यों नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस समय जो लेखन की जो सामग्रियाँ थी, लेखन की जो विधियाँ थी वो प्रचलन में नहीं आई थी। इस कारण से जो ऑस्ट्रो एशियाटिक्स और जो तिब्बती बर्मन भाषा समूह के लोगों के द्वारा जो लिखे गए या छोड़े गए स्रोत है वो अपने को प्राप्त नहीं हुए हैं। राइट, किसके कारण अब प्राप्त नहीं हुए हैं, लेखनी के अभाव के कारण, यानी उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था इस समय, इसलिए वो चीज़ें जो लिख नहीं पाए और अपने को इन भाषा समूह के बारे में जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता है। हालांकि 19वीं शताब्दी मतलब 1800 समथिंग में ईसाई मिशनरियों द्वारा दर्ज किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं के साहित्य लिखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक तिब्बती बर्मन शब्द बुरुंजी का इस्तेमाल वंश वृक्ष के अर्थ में मध्य युगीन भारत या काल में अहोम द्वारा किया जाता था। ठीक है, ऐसी संभावना है कि पारिवारिक वंश वृक्ष के लिए मैथिली शब्द पंजी तिब्बती बर्मन शब्द से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, 2 वर्ड के एग्जाम्पल दिए। कौन से वर्ड के, एक तो बुरुंजी वर्ड, कौन सा वर्ड, बुरुंजी, यहाँ पर इन्होंने बुरुंजी वर्ड बताया है, और एक और वर्ड बताया है इन्होंने पंजी। अब ये जो दोनों वर्ड हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वंश के लिए। जैसे वंश बताना होता है, जैसे कि मौर्य वंश है ना, गुप्त वंश, इस वंश को बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते थे तिब्बती बर्मन भाषा में वो बुरुंजी और पंजी वर्ड है, जो आज भी क्या है यूज़ किए जाते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तिब्बती बर्मन भाषा बोलने वाले समूह के लोग जो हैं वो कहाँ रहते थे, भारत के अहोम क्षेत्र में रहते थे। अहोम क्षेत्र मतलब ये असम वाला जो भाग है, उस समय अहोम साम्राज्य माना जाता था। उस अहोम साम्राज्य में ये जो तिब्बती बर्मन भाषा बोलने वाले समूह के लोग जो है वो पहले रहते थे। वो हम इन शब्द की सहायता से, बुरुंजी वर्ड और पंजी वर्ड की सहायता से हम इसका पता लगा सकते हैं। राइट, तो ये जो दूसरा भाषा समूह हो गया वो कौन सा हो गया, तिब्बती बर्मन भाषा समूह। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रिक भाषा, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह। और ये कहाँ रहते थे, भारत के दक्षिणी यानी भारतीय उपमहाद्वीप में है ना, जो दक्षिणी पूर्वी देश है वहाँ पर रहते थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहाँ रहते थे, है ना। और दूसरा पढ़ा अपन ने तिब्बती बर्मन भाषा समूह, ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे चीन वाला भाग है ना यहाँ पर, और जो म्यांमार वाला भाग है ना, जो तिब्बत वाला भाग है, उसके आसपास वाले जो भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके हैं वहाँ पर जो है ये भाषाई समूह वाले, तिब्बती बर्मन भाषा समूह वाले लोग निवास करते हैं। राइट, अब जो तीसरा भाषा समूह आता है वो है द्रविड़ भाषा समूह। कौन सा भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह। राइट, अब ये द्रविड़ भाषा समूह का निवास करता है, नाम से ही पता चल रहा है, हमने पहले भी पढ़ा था। जो दक्षिणी भारत है, कौन सा भारत, जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर ये निवास करते हैं द्रविड़ भाषा समूह के लोग। ठीक है, तो मैं बाद में एक मैप भी बनाऊंगा कि जैसे अपन मैप अभी बनाए अपन, ये है भारत, ये हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर कौन से लोग आ गए, तिब्बती बर्मन भाषा समूह बोलने वाले लोग। और यहाँ पर कौन से आ गए, द्रविड़ भाषा समूह बोलने वाले लोग। यहाँ पर कौन से लोग आ गए, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह बोलने वाले लोग। राइट, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविडियन है। कौन सा है, द्रविडियन, द्रविडियन है। भाषा का यह रूप लगभग पूरे दक्षिणी भारत में फैला हुआ था, यानी यहाँ पर, और यह उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में भी प्रचलित। मतलब ये जो श्रीलंका है यहाँ के उत्तरी और पूर्व यानी इस क्षेत्र में भी जो द्रविड़ भाषा परिवार के लोग हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आज भी अपन देखते हैं तमिल के जो बहुत सारे लोग दक्षिणी जो श्रीलंका है, उत्तरी श्रीलंका, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो क्या है, वही तो लोग जो है वहाँ पर पहले जो द्रविडियन भाषा समूह है वो उनको लेकर गए, यानी फैले। इस क्षेत्र में 20 द्रविडियन भाषाएं बोली जाती है। अभी बताया ना,
ये जो द्रविडियन भाषा समूह के लोग हैं उनमें कुल टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती है? 20। अब उस 20 में से थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, है ना, तमिल, है ना। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है द्रविडियन भाषा समूह के। उड़िया, है ना, मराठी, ये सब क्या है? द्रविडियन भाषा समूह के परिवार में जो बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है। तो ऐसी टोटल कितनी हो गई? 20 भाषा हो गई जो द्रविडियन भाषा समूह के अंदर आती है, राइट। द्रविडियन भाषाओं का सबसे प्रारंभिक रूप ब्राहुही पाकिस्तान में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यानी जो द्रविडियन भाषा है वो दक्षिणी भारत में कहाँ से आई? पाकिस्तान में जो ब्राहुही, पाकिस्तान में जो ब्राहुही है वहाँ पर यह द्रविडियन भाषा बोली जाती थी और वहाँ से यह धीरे 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 दक्षिणी भारत में पहुंची। द्रविडियन बोलने वाले लोगों के पलायन के दो दृष्टिकोण हैं, आनुवंशिक और भाषाई। यानी जो द्रविडियन लोग जो पाकिस्तान से भारत की तरफ भ्रमण किया उनके दो दृष्टिकोण है, मतलब वो आनुवंशिक भी हो गए और वो भाषाई भी हो गए। इन दो रूपों में जो है उनका क्या हुआ? पलायन हुआ, राइट। आनुवंशिक दृष्टिकोण के अनुसार पहली बार प्रमुख पलायन लगभग 30,000 वर्ष पहले मध्य पूर्व एशिया से भारत में हुआ और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार द्रविडियन 6,000 वर्ष पहले ईलम से आए थे। ऐसा लगता है कि द्रविडियन भाषा बोलने वालों के विस्तार की प्रक्रिया ईसा पूर्व 30,000 साल के आसपास शुरू हुई और ईसा पूर्व 4,000 तक चली। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो द्रविडियन भाषा समूह के लोग हैं वो दक्षिणी भारत जो है वो कैसे पहुँचे, वो आनुवंशिक तरीके से या भाषाई लोगों के द्वारा वो पहुँचे। और उन्होंने क्रम बताया कि वो कैसे कब पहुँचे, है ना। तो उनका विस्तार लगभग 30,000 ईसा पूर्व से उन्होंने अपना पलायन शुरू किया और वो पलायन कब खत्म हुआ? आज से लगभग 4,000 ईसा पूर्व जो है वो पलायन उनका खत्म हुआ और अंतिम रूप से वो दक्षिणी भारत पहुँचे। भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार द्रविडियन भाषा की उत्पत्ति ईलम से हुई है जो कि दक्षिणी पश्चिमी ईरान में है। अब वो कहाँ से आए? ईलम से आए। कहाँ से आए हैं ये? अब मैंने बताया ना, ये जो द्रविडियन भाषा समूह के लोग थे जो पाकिस्तान के ब्राहुई है वहाँ से पलायन करते हुए दक्षिणी भारत पहुँचे। वैसे ही जो ईलम है, ईलम मतलब ईरान, आज का जो ईरान है ना, आज का जो ईरान है उस ईरान का अगर अपन दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग यानी इधर वाला भाग देखें, मतलब ये ईरान है, अगर इधर ईरान के ये जो दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग देखें तो वहाँ से जो ये लोग पलायन करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आए और अंत में वो दक्षिणी भारत की तरफ पहुँचे, राइट। यह भाषा ईसा पूर्व 34 सहस्राब्दी की मानी जाती है और ब्राहुही इससे भी पहले की है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और सिंध के राज्यों में बोली जाती है। कौन सी? यानी कि जो द्रविड़ भाषा समूह के लोग हैं वो आपको पाकिस्तान, जहाँ पहले ये मौजूद थे, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पर आज भी ये जो द्रविड़ भाषा समूह के लोग, ईलम समूह के लोग और ब्राहुई समूह के लोग आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि ये हमें ये बताते हैं, ये हमें इस बात का संकेत देते हैं कि जो भारत में द्रविडियन जो भाषा समूह के लोग हैं वो कैसे जो पाकिस्तान, ईरान, है ना, अफगानिस्तान से पलायन करते हुए दक्षिणी भारत की तरफ आए थे, राइट। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और सिंध के राज्यों में बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि द्रविडियन भाषा पाकिस्तान होते हुए दक्षिणी भारत पहुंची। अभी बताया मैंने कि कैसे द्रविडियन भाषा जो पाकिस्तान होते हुए वो कैसे पहुंची? दक्षिणी भारत पहुंची। और पाकिस्तान कैसे पहुंची? ईरान से होते हुए पहुंची, राइट। ये उसका पथ था, मतलब वो कैसे गई? ये ईरान हो गया, ये ईरान से गई आगे पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान से दक्षिणी भारत में पहुंची। ये उसका पथ बताया मैंने कि कैसे वो भाषा जो है वो पहुंची। जहां से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी मुख्य शाखाएं पैदा हुई। अभी बताया था इस भाषा समूह क्या आती? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, है ना, ये वाली। लेकिन तमिल अन्य भाषाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा द्रविडियन है। जो इन द्रविडियन भाषा समूह में जो भाषाएं हैं, ये जो मैंने बताई आपको, उनमें इन भाषाओं में से भी सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है? तमिल भाषा है। कौन सी है? तमिल भाषा जो है वो इन भाषा समूह में भी सबसे प्राचीन भाषा जो है वो
द्रविडियन भाषा है तमिल। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली उराव और कुरुक भी द्रविड़ ही है, लेकिन यह मुख्य रूप से उराव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस मानचित्र में कोई एक ऐसी सीधी रेखा या फिर ऐसी रेखा नहीं खींच सकते हो जिस रेखा के आप बोलो कि एक तरफ तो द्रविड़ लोग रहते हैं और एक तरफ ऑस्ट्रो एशियाई लोग रहते हैं। नहीं, क्योंकि उस समय में इतना पलायन होता था, इतना लोग आपस में जुड़े हुए थे, है ना, ऐसे इतना व्यापार करते थे कि बहुत सारे जो ऑस्ट्रो एशियाटिक के जो लोग हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो वर्ड हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो द्रविड़ लोगों द्वारा अपना ली गई। और बहुत सारे द्रविड़ लोगों ने जो है वो द्रविड़ लोगों की जो विशेषताएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लोगों ने अपना ली। मतलब उन लोगों का, इन भाषा समूह का इस प्रकार मिक्सचर हुआ कि आज एक रेखा से उनका पृथक्करण जो है वो नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे द्रविड़ भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो उत्तर भारत में, झारखंड हो गया है ना, जो मध्य भारत हो गया, वहाँ पर भी जो है वो निवास करते हैं, राइट। लेकिन वो क्या बोलते हैं, उराव जनजाति के लोग हैं और वो उराव तथा कुरुक प्रकार की जो द्रविड़ भाषा है उसका बोलते हैं, राइट। तो ये जो तीसरी भाषा परिवार समूह के बारे में हमने इसमें पढ़ा, कौन सा वाला, द्रविड़ भाषा समूह। कौन सा समूह, द्रविड़ भाषा समूह। चौथा एक और आता है जो लास्ट वाला है, इंडो आर्यन। कौन सा है, इंडो आर्यन। चौथा कौन सा है, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, राइट। चौथी भाषा समूह इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन परिवार से अंतर्गत आता है। इसको एक और नाम देते हैं इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, राइट। वैज्ञानिकों द्वारा मध्य एशिया में पाए गए आनुवंशिक संकेत भारत में इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में हैं और द्रविड़ बोलने वालों की संख्या इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, ऐसा पता चलता है ना। ये क्या कह रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा मध्य एशिया में पाए गए आनुवंशिक संकेत भारत में इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में हैं और द्रविडियन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, इससे ये पता चलता है। इससे पता चलता है कि इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग भारत की तरफ पलायन होकर आए थे। मतलब इसमें भी यही बात सही है कि भारत में इंडो आर्यन लोग कहाँ से पहुंचे थे, वही मध्य एशिया से पहुंचे थे। इसी मध्य एशिया से लोग पलायन करते हुए वो भारत की तरफ आए और जो इंडो आर्यन समूह के लोग थे उनका पलायन भारत की तरफ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इंडो यूरोपियन परिवार की पूर्वी शाखा या आर्य शाखा 3 उप शाखाओं में विभाजित हुई, है ना। जो इंडो आर्यन बोलने वाली जो शाखा थी, जो इंडो आर्य बोलने वाली शाखा थी, वो 3 शाखाओं में विभाजित हुई। कौन कौन सी, एक तो है इंडो ईरानियन। कौन सी है, एक इंडो ईरानियन, एक है इंडो ईरानियन, एक है दार्दिक और एक है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन यानी ये जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के जो लोग थे ना, वो भी आगे 3 भाषा परिवार यानी 3 भागों में, 3 शाखाओं में विभाजित हुए। इंडो ईरानियन जिसे इंडो ईरानियन भी कहा जाता है, ईरान में बोली जाती थी। अब ये कहाँ बोली जाती थी, ईरान में। ये लोग कहाँ रहते थे, ईरान में। कहाँ रहते थे, ईरान में। और इसके शुरुआती उदाहरण जेंदा अवेस्ता में पाए जाते हैं। ईरान में एक जगह है जेंदा अवेस्ता। कौन सी, जेंदा अवेस्ता। ये जो जेंदा अवेस्ता नामक स्थान है, वहाँ पर इसके जो प्रमाण है, किसके, जो इंडो ईरानियन भाषा परिवार के लोग रहते थे उसके प्रमाण मिले हैं। और जो दार्दिक भाषा पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है, अब ये कहाँ पर बोली जाती है, ये बोली जाती है पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में और कश्मीर में। जो ये भाषा जो है दार्दिक भाषा, वो ये जो दार्दिक जो शाखा है उस भाषा के लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर में रहते हैं, है ना। हालांकि अधिकांश विद्वानों ने दार्दिक भाषा को इंडो आर्यन भाषा की एक शाखा माना है। कुछ लोग मानते हैं कि जो दार्दिक भाषा है वो इंडो आर्यन का ही एक पार्ट है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, अब ये कहाँ बोली जाती है, इंडो तीसरी शाखा, ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा
बोली जाती है और लगभग 500 इंडो आर्यन भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। अब इससे आप ये समझ सकते हो कि जो इंडो आर्यन भाषा है, जो इंडो यूरोपियन भाषा है, उसकी 3 शाखाएं हैं, राइट। एक शाखा है इंडो ईरानियन, एक शाखा है दार्दिक और एक शाखा है इंडो आर्यन। अब भारत में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? इंडो आर्यन। कौन सी है? इंडो आर्यन। क्योंकि इंडो आर्यन भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। और दार्दिक भाषा कहाँ बोली जाती है? ये पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में, कश्मीर में जो है दार्दिक भाषा बोली जाती है। और इंडो ईरानियन भाषा कहाँ बोली जाती है? ईरान में जो जेंदा अवस्था है वहाँ पर ये बोली जाने वाली भाषा थी। तो भारत में कौन सी हो गई? इंडो आर्यन भाषा। तो इस मैप जो हमने बनाया था ये वाला है ना, तो ये यहीं पर जो भारत में बोली जाती है वो इंडो आर्यन भाषा की भी जो बोली जाती है। और भारत में जो इंडो आर्यन भाषा जो बोलने वाले जो भाषाएं हैं वो कितनी है? 500 से भी ज़्यादा, 500 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। क्या हैं? 500 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं जिनको इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत रखा गया है और जो भारत में बोली जाती है, राइट। पुरानी इंडो आर्यन में वैदिक संस्कृत भी शामिल है। अब जो पुरानी इंडो आर्यन भाषा है उसमें संस्कृत जो है, यानी जो संस्कृत भाषा है वो भी किसका पार्ट बताया गया है? उसको भी इंडो आर्यन जो भाषा है उसको उसका पार्ट बताया गया है। मध्य इंडो आर्यन ईसा पूर्व 500 से लेकर सन 1000 तक के प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को अपने में शामिल करता है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, जो इंडो आर्यन भाषा है, इन्होंने क्या किया है, जो इंडो आर्यन भाषा है जो भारत में बोली जाती थी उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो पूर्व की इंडो आर्यन भाषा, एक मध्य की इंडो आर्यन भाषा और एक बाद की इंडो आर्यन भाषा। कौन सी? बाद की इंडो आर्यन भाषा। अब इन्होंने बोला है कि जो इंडो आर्यन भाषा है, जो पूर्व की इंडो आर्यन भाषा है उसमें संस्कृत भी शामिल थी। क्या शामिल थी? संस्कृत। और जो मध्य की इंडो आर्यन भाषा है उसमें क्या क्या शामिल थी? उसमें शामिल थी प्राकृत भाषा, है ना, पाली भाषा। जो अपभ्रंश भाषा थी वो किसका पार्ट थी? मध्य इंडो आर्यन भाषा की। पूर्व, मध्य और बाद की इंडो आर्यन भाषा में क्या अंतर है कि धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो ये भाषा समूह है उनमें जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उन भाषाओं में थोड़ा क्या आने लगा? परिवर्तन आने लगा। और इसी परिवर्तन को देखते हुए जो भाषाविद है उन्होंने जो इंडो आर्यन भाषा है उसको 3 भागों में, पूर्व इंडो आर्यन भाषा, मध्य इंडो आर्यन भाषा और बाद की इंडो आर्यन भाषा, इन 3 भाषा रूप में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है, राइट। प्राकृत और प्राचीन संस्कृत का विकास शुरुआती मध्य युगीन काल में भी जारी रहा और सन 600 तक कई अपभ्रंश शब्द इन इंडो आर्यन भाषा में अपने को मिले हैं। हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी जैसी आधुनिक इंडो आर्यन क्षेत्रीय भाषाएं मध्यकाल में अपभ्रंश से विकसित हुई है। यानी मैंने जो अभी भाषाओं का नाम बोला ये जो सारी भाषाएं हैं वो कहाँ से? मध्य युगीन जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं वहाँ से जो ये भाषाएं हैं विकसित हुई है। कौन कौन सी? जो आज हम भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी, राइट। जैसा कि नेपाली और कश्मीरी का मूल रूप दार्दिक है, अभी पर हमने पढ़ा था। दार्दिक भाषा कहाँ बोली जाती थी? ये बड़ा देखो, दार्दिक भाषा मैंने बताया ना अभी, कश्मीर में बोली जाती है, उत्तरी पाकिस्तान में बोली जाती है, पूर्वी अफगानिस्तान में बोली जाती है। तो ये तो वही बता रहे, लेकिन बाद में यह संस्कृत और प्राकृत से काफ़ी प्रभावित हुई। मतलब ये जो दार्दिक भाषा जो बोली जाती थी कश्मीर में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ये जो दार्दिक भाषा है वो आगे आने वाले समय में किससे प्रभावित होगी? इंडो आर्यन भाषा से प्रभावित होगी। तभी तो मैंने पहले अभी बताया था कि कुछ लोग जो है वो दार्दिक भाषा को इंडो आर्यन भाषा का पार्ट मानते हैं, क्योंकि जो दार्दिक भाषा है आने वाले समय में जो इंडो आर्यन भाषा के जो भाषाएं हैं, जो इंडो आर्यन भाषा समूह के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन भाषाओं से प्रभावित होगी ये दार्दिक भाषा जो कश्मीर, पाकिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में बोली जाती है, राइट। इसीलिए कुछ लोग जो है वो दार्दिक भाषा समूह को इंडो आर्यन भाषा समूह की भाषाओं के रूप में मानते हैं, राइट। यद्यपि भारत में 4 भाषाओं का समूह है, इन्हें बोलने वाले कोई अलग इकाई नहीं बनाते हैं। मतलब अभी बताया ना मैंने, आप किसी एक रेखा से द्वारा इनको पृथक नहीं कर सकते हो।
अतीत में विभिन्न भाषाई समूह के बीच एक सतत विकास जारी रहा। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन समूहों के बीच में क्या होनी गई, मिक्सिंग होती गई। क्या होती गई, मिक्सिंग होती गई। यानी हर भाषा समूह ने दूसरी भाषा समूह से जो भाषा है उनके वर्डों को अपने अंदर शामिल किया और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता गया। नतीजतन एक भाषा समूह के शब्द दूसरे भाषा समूह में दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया वैदिक काल में प्रारंभ हुई। मुंडा और द्रविड़ भाषा के शब्द बड़ी संख्या में ऋग्वेद में पाए जाते हैं। मतलब ये जो चीज़ है, जैसे ये जो भाषा समूह के बीच में मिक्सिंग है, वो वैदिक काल से प्रारंभ हुई। और आप पाते हैं कि बहुत सारी जो मुंडा भाषा समूह है, जो द्रविड़ भाषा समूह है, उनमें बहुत सारे जो वर्ड है, यानी मुंडा भाषा समूह के वर्ड और द्रविड़ भाषा समूह के वर्ड आप पाएंगे कि वो ऋग्वेद में मिले हैं। और ऋग्वेद किसको डिनोट करता है, ऋग्वेदिक का उत्तर को। यानी ऋग्वेद जो है वो उत्तर को डिनोट करता है। और इस उत्तर में लिखे गए, उत्तर भारत में लिखे गए जो ऋग्वेद है, उसमें आपको दक्षिणी भारत के जो मुंडा और द्रविड़ के जो वर्ड हैं वो आपको इस ऋग्वेदिक जो ग्रंथ है उसमें आपको मिलेंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई भाषा अलग अलग रहकर नहीं विकसित हुई है, ये आपस में मिलते हुए यानी मिलते हुए मतलब आपस में इनका मिक्सचर हुआ है। हालांकि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व ने आखिरकार कई कबीलाई भाषाओं पर वर्चस्व बनाते हुए उन्हें खत्म कर दिया। मतलब ये दूसरी जो भाषा परिवार के समूह हैं, उन भाषा परिवार के समूह पर कौन सी भाषा हावी रही, इंडो आर्यन की भाषा। जो भारत में एक और ये पॉइंट आता है, जो भारत में मैक्सिमम भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, इंडो आर्यन भाषा। अब ये इंडो आर्यन भाषा का वर्चस्व इतना अधिक था, इतना ज़्यादा था कि इंडो आर्यन भाषा ने जो दूसरे भाषा समूह के लोग हैं, जो तिब्बती बर्मन भाषा समूह के लोग हैं ना, जो अभी अपन ने पढ़ा द्रविड़ भाषा समूह के लोग हैं ना, जो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा समूह के लोग हैं, उन भाषा समूह के लोगों को इस इंडो आर्यन भाषा ने इतना प्रभावित किया, इतना अपना प्रभुत्व इसने अपना जमाया कि बहुत सारे जो दूसरी भाषा समूह के जो भाषाएं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। और भारत के मैक्सिमम पार्ट में आज इंडो आर्यन भाषा जो है वो बोली जाने लगी है ना। जबकि इंडो आर्यन भाषा के शासक वर्ग अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कबीलाई बोलियों द्वारा इस्तेमाल किए बिना उनके संसाधनों और जनशक्ति का फायदा नहीं उठा सकते थे। इससे शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ। मतलब ये जो शब्द हैं, ये जो इंडो आर्यन भाषा के शब्द हैं, वो दूसरी भाषा समूह में क्यों फैले, क्योंकि जो राजाओं द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा समूह अलग था, और जो कबीलाई लोगों द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा थी वो भाषा समूह अलग था। इसीलिए राजाओं द्वारा कबीलाओं की जो जनजाति थी, कबीलाओं द्वारा जो उनके द्वारा उत्पादन किया जाता था, उनके द्वारा जो संसाधन पैदा किए जाते थे, उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए राजाओं को इन जो कबीलाई लोग हैं उनको भी अपनी भाषा समूह के लोगों के रूप में रूपांतरण करना जरूरी था। इसीलिए जो धीरे धीरे कबीलाई लोग हैं उन्होंने जो राजाओं द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं उनको अपनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और उन कबीलाओं की जो अपनी भाषा से थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, नष्ट होने लग गई है ना। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो वर्चस्व था इंडो आर्यन भाषा का, वो धीरे धीरे दूसरी भाषाओं पर भी क्या होने लगा, लागू होने लगा। मतलब उनका जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे दूसरी भाषाओं पर भी फैलने लगा, राइट। और दूसरी भाषा समूह के जो परिवार के लोग हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते गए, राइट। तो ये हमने 4 भाषा समूह के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषा समूह है उसके बारे में पढ़ा है ना, फिर तिब्बती बर्मन, फिर द्रविड़ और फिर इंडो आर्यन भाषा समूह के बारे में पढ़ा। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा इसको कंक्लूड करना चाहूँ कि भारत में कौन कौन से समूह कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैं आपको भारत के मैप में बताता हूँ। ये है अपना प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के दक्षिण में बोली जाती है द्रविड़ भाषा समूह। कौन सी, द्रविड़। वैसे तो इनको एक लाइन से पृथक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको द्रविड़ भाषा समूह बोलने वाले जो लोग हैं वो आपको मध्य में भी मिलेंगे, यानी यहाँ पर भी मिलेंगे, राइट। और वो आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, है ना। तो ये आपको, लेकिन जो अभी बात हो रही है कि वो मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, तो वो मिलेंगे दक्षिण में। अब तिब्बती बर्मन भाषा समूह वाले लोग कहाँ मिलेंगे, इस इलाके में, राइट। ऑस्ट्रो एशियाटिक वाले लोग कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ, है ना। और इंडो आर्यन वाले लोग कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ,
समझ में आया? तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसको वैसे तो पृथक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत अपन मैप में इसको थोड़ा बहुत डिनोट कर सकते हैं। राइट राइट फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम आते हैं, एक और इसका एक पॉइंट बाकी है, वो है सजातीय समूह और भाषा परिवार। क्या बाकी है? सजातीय समूह। सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति के समूह। सजातीय समूह और भाषा परिवार। सजातीय समूह और भाषा परिवार। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 भाषा परिवारों में से प्रत्येक का संबंध 4 प्रजातीय समूह से है। मतलब जो अभी अपन ने 4 भाषा समूह पढ़े थे, कौन कौन से? ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन, द्रविड़ और इंडो आर्यन। ये जो है वो 4 प्रजातियों के समूह है। इसके जो है 4 प्रजातियों में इनको बांटा गया है, जिसमें भारत के लोग विभाजित है। ये 4 समूह है नेग्रिटो। कौन कौन से समूह है ये? नेग्रिटो। कौन कौन से समूह हैं? नेग्रिटो। एक है नेग्रिटो, एक है ऑस्ट्रेलाइड, एक है मंगोलाइड, है ना, और एक है कॉकेसॉइड। क्या है? कॉकेसॉइड। यानी कि जो ये जो भाषा परिवार के समूह हमने पढ़ा, इनको भी भारत में 4 जो है वो प्रजातीय समूह में, किसमें? जो प्रजातीय समूह में उसमें बांटा गया है। नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड और कॉकेसॉइड। अभी कैसे वो हम समझते हैं। यह इंसानी प्रजातियां यानी प्रजाति विभाजन 19वीं सदी में किया गया था, यानी 1800 समथिंग में अंग्रेजों द्वारा ये किया गया था। और यह लोगों की शारीरिक विशेषताओं पर आधारित है। मतलब ये जो अपन ने भाषाई परिवार के समूह पहले अपन ने पढ़े थे, वो किस पर आधारित था? वो कौन सी भाषा बोलते हैं इस पर आधारित था। और जो ये अंग्रेजों ने ये बांटा है, ये जो प्रजातीय समूह बांटे हैं भारत के, उन्होंने ये किसके आधार पर बांटा है? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बांटा है। कैसे बांटा है? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। कैसे बांटा है? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो इन्होंने इन प्रजातीय समूह को बांटा है। अब शारीरिक विशेषताएं कैसे, वो अब बताता हूं। देखो, इस प्रकार नेग्रिटो को छोटे कद, यानी जो पहले वाले हैं ये वाले, इनको क्या कहा जाता था? छोटे कद, छोटे चेहरे और छोटे होठ का बताया गया है, जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। मतलब ये जो प्रजातीय समूह हैं, उनमें जो पहला वाला पार्ट है नेग्रिटो, उनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका कद छोटा होता है, जिनका चेहरा थोड़ा छोटा होता है और जिनके होठ थोड़े छोटे होते हैं। उन लोगों को इस नेग्रिटो समूह में, प्रजातीय समूह में इन्होंने शामिल किया है। तो उन्होंने कैसे शामिल किया इसको? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, यानी उनकी शरीर की जो विशेषताएं क्या है उनके आधार पर इन्होंने इन प्रजातीय समूह को बांटा है। जबकि पहले कैसे आधार पर बांटा था कि वो कौन सी भाषा जो बोलते हैं वो उनके आधार पर बांटा था भाषा परिवार के समूह को इन भाषाविदों ने। राइट। अब ये जो नेग्रिटो के लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान में, निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर ये जो नेग्रिटो समूह के लोग हैं वो निवास करते हैं। नेग्रिटो केरल तथा श्रीलंका में भी रहते हैं। मतलब कुछ कुछ, अब मैंने पहले ही बताया था कि आप किसी एक रेखा से यह डिवाइड नहीं कर सकते हो कि कौन से लोग कहाँ रहते हैं। तो ये नेग्रिटो के जो लोग हैं वो केरल में भी रहते हैं ना, श्रीलंका में भी रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे कुछ ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। अभी पढ़ा ना अपन ने, ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा। तो लोग यानी वैज्ञानिक यानी जो भाषाविद है वो बोलते हैं कि जो नेग्रिटो के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का उपयोग वो करते हैं। अब दूसरा है ऑस्ट्रेलियाइड। इस भाषा नेग्रिटो के बारे में हमने पढ़ा कि नेग्रिटो की क्या विशेषता थी। अब दूसरा है ऑस्ट्रेलियाइड भाषा पर, यानी जो प्रजाति समूह उसकी क्या विशेषता थी। ऑस्ट्रेलियाइड भी छोटे कद के होते हैं। इनका भी क्या विशेषता है? शारीरिक विशेषता, ये भी छोटे कद के होते हैं। हालांकि नेग्रिटो से लंबे होते हैं। मतलब नेग्रिटो थोड़े और ज़्यादा छोटे होते हैं, उनसे थोड़े से लंबे होते हैं ऑस्ट्रेलियाइड। उनका शरीर काला और उन पर बहुत सारे बाल होते हैं।
मतलब ऑस्ट्रेलियाइड समूह के जो प्रजातीय समूह हैं उनका जो शरीर है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन नेग्रिटो से थोड़ा बड़ा होता है। उनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा काला होता है और उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं। ये उनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। वे मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, यद्यपि ये हिमालय क्षेत्रों में भी हैं और ऑस्ट्रिक तथा मुंडा भाषा बोलते हैं। अब मतलब ये उन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं वो क्या बोलते हैं, मुंडा और ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, मुंडा और ऑस्ट्रिक भाषा वो बोलते हैं। और वो कहाँ रहते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में भी रहते हैं ना। जो भारत का जो मध्य भाग है वहाँ पर भी रहते हैं ना, जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर भी रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने जो भारत में भाषाई समूह है उनको 4 प्रजातीय समूह में उन्होंने बांटा है, जिसमें पहला हमने नेग्रिटो के बारे में पढ़ा और दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाइड के बारे में। उसकी हमने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इसकी बनावट को हमने समझा और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने इसमें समझा। और तीसरा है मंगोलाइड लोग। कौन से लोग, मंगोलाइड। मंगोलाइड छोटे कद, शरीर पर कम बाल और चिपटे नाक वाले होते हैं। अब मंगोलाइड की शारीरिक विशेषता इन्होंने क्या बताई, इनका भी कद छोटा होता है, लेकिन उनके शरीर पर इतने बाल नहीं होते हैं जितने ऑस्ट्रेलियाई लोगों के शरीर पर बाल होते हैं। इनके शरीर पर क्या होता है, थोड़े कम बाल होते हैं। और इनकी नाक क्या होती है, इनकी जो नाक होती है वो क्या होती है, थोड़ी चपटी होती है। कैसी होती है, थोड़ी चपटी होती है। इससे अपन मंगोलाइड समूह के जो प्रजातीय समूह के जो लोग हैं उनको पहचान सकते हैं। वे हिमालय के आसपास तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं और तिब्बत बर्मन भाषा बोलते हैं। अब ये जो मंगोलाइड समूह के लोग कहाँ रहते हैं, ये जो लोग हैं वो हिमालय के आसपास वाले इलाकों में रहते हैं ना। जो भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, असम, मेघालय है ना, त्रिपुरा, वहाँ पर रहते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं, तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, तिब्बती बर्मन भाषा का उपयोग ये लोग जो मंगोलाइड लोग हैं वो करते हैं। समझे। तो ऐसे उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर जो भारत में भाषाई समूह है उनको भी आगे 4 जो प्रजातीय समूह में उनमें डिवाइड किया है। अब आगे वो चौथे की बात करते हैं, जो कॉकेसाइड लोग हैं। वो कैसे हैं प्रजातीय समूह के लोग, कि कॉकेसाइड आमतौर पर लंबे चेहरे वाले, लंबे कद वाले होते हैं। अब इनका जो कद होता है वो थोड़ा लंबा होता है। क्या होता है, इनका कद लंबा होता है। इनका चेहरा भी जो होता है थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है। राइट, इनका चेहरा भी जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है ना। और अच्छी भली ढूंढी, गोरी त्वचा और लंबी और नुकीली नाक वाले हो, यानी इनकी त्वचा गोरी होती है, नाक जो होती है लंबी होती है ना। और वे द्रविडियन तथा इंडो आर्यन दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जो कॉकेसाइड प्रजातीय समूह वाले लोग हैं वो द्रविडियन भाषा भी बोलते हैं और इंडो आर्यन भाषा भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि आप इसको एक लाइन से पृथक नहीं कर सकते हो। आज इतनी मिक्सिंग हो गई है कि हम इनको लाइन से कोई पृथक नहीं कर सकते, इसलिए ये द्रविड़ भाषा भी बोलते हैं और इंडो आर्यन भाषा भी बोलते हैं मैक्सिमम। अतः इनका संबंध एक भाषा से नहीं है। मतलब कॉकेसाइड लोग जो है वो एक भाषा से संबंध नहीं रखते हैं, 2 भाषाओं से, द्रविड़ हो गया, इंडो आर्यन हो गया, और हो सकता है कि दूसरी भाषाएं भी अब बोलते हो। तो ये हमने समझा कि कैसे जो नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड और कॉकेसाइड जो लोग हैं उनको शारीरिक बनावट के आधार पर हम पृथक कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं और वो कहाँ कहाँ पर जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करते हैं और करते थे। राइट। एक नस्लीय समूह को दूसरों से अलग करना मुश्किल है। अभी मैंने बताया थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जलवायु परिस्थिति के कारण उनकी शारीरिक विशेषता बदलती रहती है। यानी ये जो लोग हैं जिनकी शारीरिक बनावट हमने अभी पढ़ी, छोटा कद, लंबी नाक, छोटी नाक, पतली नाक, है ना, तो ये जो है वो केवल और केवल उसके आधार पर हम इनको पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जलवायु है ना, जो भारत में पाई जाने वाली जलवायु है वो भी भारत में पाए जाने वाले जो लोग हैं उनकी कद काठी को, उनके रूप को, उनके त्वचा के कलर को, उनको भी क्या करती है, चेंज करती है ना। जैसे आप दक्षिण में अब देखोगे लोगों का थोड़ा जो कलर होता है वो थोड़ा सांवला होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धूप जो होती है वो तीखी पड़ती है। उत्तर में आप आओगे तो वहाँ थोड़ा लोगों का रंग इतना काला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सूरज की किरणें वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है। मतलब ये जलवायु जो है वो भी मनुष्यों के शरीर की बनावट, उनके शरीर के जो रंग रूप को निर्धारित करती है। जैसे आप हिमालय के पर्वतमाला में चले जाओगे तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी कद काठी जो होती है थोड़ी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जलवायु जो दबाव होता है, वायुदाब जो होता है, उनके कारण जो उनकी कद काठी जो होती है वो छोटी होती है। जबकि दक्षिण के लोग जो होते हैं,
जो मध्य भारत के लोग होते हैं उनकी कदकाठी थोड़ी क्या होती है, लंबी होती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जलवायु दाब जो होता है थोड़ा क्या होता है, कम होता है ना। तो ये जो जलवायु है उसके कारण भी लोगों की जो शारीरिक बनावट है वो निर्धारित होती है, राइट। यह दिलचस्प है कि कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों और चमारों की समान शारीरिक विशेषताएं हैं और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि आप इन भाषाओं के आधार पर लोगों को पृथक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो एक जनजाति समूह जो उत्तर में और दक्षिण में भी बोली जाती है, और एक जनजाति समूह द्वारा भी बोली जाती है और दूसरी जनजाति समूह द्वारा भी वो सेम भाषाएं बोली जाती है ना। ब्राह्मण अपने गोत्र नामक समूह का उल्लेख करते हैं, लेकिन चमारों में ऐसे गोत्रों का उल्लेख नहीं मिला है। मतलब यहाँ पर दो जो समूह हैं, जो ब्राह्मण हैं और जो चमार समूह है ना, उन दोनों का उन्होंने लेखक ने उल्लेख किया है कि कैसे दोनों समूह अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही भाषा जो समूह है, यानी एक ही भाषा है, उसका उपयोग वो दोनों समूह जो है करते थे। हालांकि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं। अभी बताया था, जैसे अभी बताया ना मैंने, काके साइड ये 2 भाषा बोलते, द्रविड़ भाषा भी और इंडो आर्यन भाषा भी बोलते हैं, है ना। जैसे 2 या 2 से अधिक भाषाओं को अभी जो लोग हैं वो यूज़ करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न लोगों के आपसी मिलन से भाषाएं में भी सम्मिश्रण होता है। अभी बताया मैंने कि आपस में लोगों का मिलन हुआ, यानी आपस में लोग मिले, है ना, व्यापार के लिए, है ना, यात्राएं वो करते थे, तो उससे दो आपस में लोगों का क्या हुआ, सम्मिश्रण हुआ और आपस में क्या हो गए, वो मिश्रित हो गए। इस प्रकार लोगों में ना तो उनकी मूल विशेषता एक रहती है और ना ही उनकी भाषा अपरिवर्तित रह पाती है। इसीलिए किसी भी भाषा को सिर्फ किसी विशेष जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब वही कहना है जो मैंने आपको बताया कि किसी एक जातीय समूह को हम किसी एक भाषाई समूह से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक जातीय समूह जो है वो बहुत सारी भाषाएं क्या कर सकता है, बोल सकता है ना। और ऐसे जो आज के संदर्भ में तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के संदर्भ में जैसे संचार साधनों का विकास हुआ, जैसे लोग जो आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्राएं आसानी से करने लगे, वैसे वैसे जो भाषाई समूह है, वैसे वैसे जो प्रजातीय समूह है, उनका मिक्सचर जो है वो होने लगा और इनको अपन पृथक जो है वो आसानी से नहीं कर सकते हैं। समझे फ्रेंड्स। तो इस जो चैप्टर में हमने भाषाई पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो भारत में 4 भाषाई समूह के लोग रहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रो एशियाटिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने तिब्बती बर्मन के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो द्रविडियन है उनके बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि जो इंडो आर्यन है उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो भारत में जो चारों भाषाई समूह के लोग हैं उनको भी प्रजातीय समूह के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है ना। उन 4 भागों के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा कि वो कौन कौन से 4 भाग थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा नेग्रिटो के बारे में पढ़ा, है ना, ऑस्ट्रेलियाइट के बारे में पढ़ा, मंगोलाइट के बारे में पढ़ा, कॉकेसाइट के बारे में पढ़ा। और ये चारों भाग जो है वो भारत में जो भाषाविद है, जो इतिहासकार है, उन्होंने कैसे बांटा है इनको बांटा है शारीरिक संरचना के आधार पर, कि उनकी शारीरिक विशेषताएं कैसी थी, उनके आधार पर इन्होंने बांटा है। तो यहाँ इस अध्याय का हम फिनिश करते हैं या ख़त्म होता है। और इसके बाद जो एक छोटी सी सारणी कालक्रम दिया हुआ है उसको आप छोटी सी एक रीडिंग लगा सकते हो, जिसके बारे में हमने लगभग इस अध्याय में पूरा का पूरा पढ़ लिया है, राइट। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। कौन सा? चैप्टर नंबर 7, जो किसके बारे में बात करता है, मानव विकास पूरा पाषाण युग से। यहाँ से हम युग की शुरुआत करेंगे। यूँ समझ सकते हो कि यहाँ से प्रॉपर इतिहास की जो है वो शुरुआत होगी। इससे पहले तो हमने कुछ संदर्भ पढ़े थे, राइट। हमने महत्व पढ़ा था, है ना। हमने जो प्राचीन भारत के स्वरूप क्या है इतिहासकार के वो पढ़ा था, है ना। जो कैसे प्राकृतिक जैसे कैसे भूगोल जो है प्राचीन भारत को प्रभावित करता है वो पढ़ा था। अब आने वाला जो लेसन 7 है वहाँ से जो प्रॉपर इतिहास की शुरुआत होगी, कैसे हम पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र युग, लोह युग, है ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम मगध, मौर्य, इनके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।